नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं महाकाव्य की। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य, और आजकल तीसरा आख्यान गीत को भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह प्रबंध काव्य के तीन भेद हो जाते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है हम उसमें चर्चा करने वाले हैं महाकाव्य की। तो ये वीडियो कक्षा 9th, 10th, 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा महाकाव्य के बारे में करेंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाकाव्य की परिभाषा बताइए, या फिर महाकाव्य से क्या तात्पर्य है, महाकाव्य किसे कहते हैं, या फिर महाकाव्य से क्या आशय है। इस चार तरीके से क्वेश्चन महाकाव्य की परिभाषा को लेके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाकाव्य की परिभाषा को कवर करेंगे, समझेंगे। इसके बाद महाकाव्य के गुण, लक्षण या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए महाकाव्य परिभाषा पढ़ते हैं। किसी महान कार्य का वर्णन करने वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। शुद्ध सीधे वर्णों में परिभाषा लिखी गई है। किसी महान कार्य, ठीक है, का वर्णन करने वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। याद हो गया होगा दोस्तों, किसी महान काम का वर्णन करने वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी सी परिभाषा है, याद हो गई होगी। अच्छा, यदि दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें, दूसरे शब्दों में, तो क्या होगी? वो है काव्य जिसमें नायक के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है, महाकाव्य कहलाता है। फिर से पढ़ेंगे, वो है काव्य, या कह सकते हैं वो है काव्य रचना जिसमें नायक के जीवन की, यहां नायक की जगह हम व्यक्ति भी लिख सकते हैं कि वह है काव्य रचना जिसमें व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन। यहां घटनाओं का मतलब से कथा से है, जीवन की जन्म से मृत्यु तक, जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन होता है, महाकाव्य कहलाता है। तो चाहे तो संपूर्ण घटनाओं का वर्णन कह दीजिए, या जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन कह दीजिए, या सर्वांगीण जीवन की, संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन जिस काव्य में होता है महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ने वाले हैं महाकाव्य की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, इसी को लक्षण कह देते हैं, इसी को गुण कह देते हैं। तो पढ़ने वाले हैं महाकाव्य की विशेषताएं किसे कहते हैं, या फिर वो क्वेश्चन कर सकता है महाकाव्य के गुण लिखिए, या फिर महाकाव्य के लक्षण बताइए। ठीक है, या ऐसे भी कह सकता है कि महाकाव्य के दो लक्षण बताते हुए दो महाकाव्य लेखकों के नाम व महाकाव्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एंड तक वीडियो देखें, जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके 4 नंबर भी पक्के होने वाले हैं आज। तो विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। देखिए, पहले हमने परिभाषा में पढ़ रखा है, वह काव्य जिसमें नायक के जीवन का संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। तो वहां से हम एक विशेषता ये निकाल सकते हैं। चलिए, दूसरी क्या है? आकार बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? आकार। देखिए, महाकाव्य में नायक के जब जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं को लेके और बड़ी से बड़ी घटनाओं का जब वर्णन किया जाता है, तो महाकाव्य का आकार ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी जिंदगी से भी ले लो,
जब आपका जन्म होगा वहां से आपके मरने तक की प्रक्रिया में जितने भी पात्र आएंगे तो उन पात्रों को यदि लिखा जाए, उन घटनाओं को, कथाओं को, तो लगभग इतनी मोटी किताब बन के तैयार हो जाएगी। तो कह सकते हैं महाकाव्य का आकार बड़ा हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। ठीक है, यदि व्यक्ति की जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होगा तो महाकाव्य का आकार दोस्तों बड़ा होगा। चलिए, इसको कह सकते हैं कलेवर विस्तृत होता है। ठीक है, कलेवर का मतलब होता है कथानक प्रक्रिया, विस्तृत का मतलब बड़ी। ठीक है, उद्देश्य महान होता है। दोस्तों क्या बताना चाह रहा है महाकाव्य, उसका क्या उद्देश्य है, वो लोगों में क्या जागरूकता दिलाना चाह रहा है। ठीक है, अनेक छंदों का प्रयोग होता है। देखिए, छंद वाली वीडियो में जब पढ़ेंगे तो छंदों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, छंद किसे कहते हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सौरठा, सवैया, रोला, उल्लाला, कुंडलियां आदि और भी हैं जो कि छंद कहलाती हैं। तो महाकाव्य में इनमें से कई सारे छंदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दोहा, चौपाई। जैसे रामायण को ले लीजिए, रामचरितमानस को, जो कि तुलसीदास महाराज ने लिखा है, रामचरितमानस। इसमें दोहा है, चौपाई है, सौरठा है, छंद है, कवित्त है। तो कई सारे दोहों से मिलकर महाकाव्य का निर्माण होता है, छंदों से। ठीक है मित्रों, कई छंद आते हैं। तो इसमें और पांचवी विशेषता क्या, शांत, वीर या श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। शांत, इसमें कोई ना कोई एक रस की प्रधानता अवश्य रहेगी। इसमें एक रस की मुख्यता तो अवश्य ही रहती है, प्रधानता। ठीक है, चलिए, पात्रों की संख्या अधिक होती है। जब आकार बड़ा होगा तो पात्रों की संख्या तो अधिक होगी ही। यदि संपूर्ण वर्णन होगा जीवन का तो पात्रों की संख्या ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी। ठीक है, कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ये सर्ग क्या होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए, कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ये सर्ग क्या होते हैं, सर्ग कहते हैं कांड के लिए, अध्याय बोलते हैं जिसको, संवाद। ठीक है, संवाद कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, या फिर कांड कह सकते हैं। जैसे रामायण में आपने पढ़ा होगा बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लव कुश कांड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कांड का मतलब होता है अध्याय। ठीक है मित्रों, चलिए अगली विशेषता है नायक महान चरित्र वाला होता है। इसका जो नायक होता है वो बहुत ही धीरोदात्त व्यक्ति होता है, बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति होता है, महान चरित्र वाला होता है। ठीक है, तो नायक, महाकाव्य का नायक महान चरित्र वाला होता है या धीरोदात्त व्यक्ति होता है, ऐसा हम अपनी विशेषता में, महाकाव्य की विशेषता में लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में अधिक समय लगता है। तो मित्रों ये विशेषता अगर आप समझेंगे कि जीवन का संपूर्ण वर्णन होगा, समग्र वर्णन होगा, तो उसका आकार भी बड़ा होगा। और जब आकार बड़ा होगा यदि महाकाव्य का, तो पढ़ने में अधिक समय लगेगा। इसमें कोई बात दोहराया नहीं जा सकती। पढ़ने में ऑटोमेटिक ही समय ज्यादा लगने वाला है यदि व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन महाकाव्य में किया गया है और महाकाव्य का आकार बड़ा हो जाता है, तो पढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, कथा क्रमबद्ध चलती है। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि कथा का क्रम कभी नहीं टूटता। कथा का क्रम बीच में नहीं टूटता। कथा का जो क्रम होता है वो बीच में नहीं टूटता। ठीक है, कथा का जो क्रम, इसलिए कहा गया है कथा क्रमबद्ध चलती है, यानी कि कथा क्रम में बंधी होकर के चलती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं। कुछ महाकाव्य हैं और उनकी कुछ रचयिता हैं।
तो हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट महाकाव्य लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे कि रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने, ठीक है। इसमें राम जी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति हैं। भगवान ने नर के रूप में जन्म लिया और उसमें लिखा है, ठीक है। कामायनी ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, ठीक है। महाभारत की चर्चा करें तो महर्षि वेद व्यास महाराज ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। पृथ्वी राजरासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है और इसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। हरिऔध इनका उपनाम है, ठीक है मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। बहुत ही मजेदार वीडियो है। आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो रहे हैं। कक्षा 9th 10th 11th और 12th वालों के 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है। और क्वेश्चन की मैंने आपको बता दी ही है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो रोचक लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने 5 मित्रों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि हमें भी हेल्प मिलती रहे और हमें मोटिवेट मिलता रहे, ताकि हम आने वाली वीडियो को और दिल से बना सकें और अच्छे से बना सकें, ताकि आपके नंबरों में बढ़ोतरी हो सके, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।